हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत किया जाता है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी बच्चे और कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? होप कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर पा रहे होंगे। किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास है ही, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर करें। व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है ना? तो कनेक्शन बनाए रखना है। चलिए भाई, तो हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ गैसेस की क्लास नंबर फोर्थ। एंड क्लास नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं पहले ही लिख देता हूं यहाँ पे कि ये हमारी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने बात किया था केटीजी के बारे में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। तो उसमें मैंने कुछ पोस्टुलेट्स आपको बताए थे। हमने काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन भी देखा था। हेलो ऋतुजा, गुड गुड आफ्टरनून, वेलकम, स्वागत है आपका। बाकी स्टूडेंट भी जल्दी से ज्वाइन करो भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो टॉपिक का नाम है जी आपका मैक्सवेल। ठीक है ना? टॉपिक का नाम है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोल दो या स्पीड्स बोल दो। गुड आफ्टरनून अदिति। डिस्ट्रीब्यूशन मैन डिस्ट्रीब्यूशन distribution of molecular speed. Yes, this topic is very very much important. आईआईटी जैम में इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भाई। अभी रिसेंटली अगर मैं इसकी बात करूं तो 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। हालांकि वो बड़े इजी लेवल का क्वेश्चन था। मैं तो आपको और भी बढ़िया लेवल की पढ़ाने जा रहा हूं। देखो, ये क्वेश्चन था, अगर आप मुझसे बात करोगे ना 2020 में, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड ऑफ द गैस। ये पूरा ये जो डायग्राम है ना, ये समझना बड़ा जरूरी है। इसी के ऊपर मैं पूरा फोकस करूंगा और काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरा देखिएगा अच्छे से, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सोल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वही पोस्टुलेट्स की बात करेंगे, है ना, एक दो पोस्टुलेट्स। उसके बाद सारा डेरिवेशन चलेगा, ग्राफ बनेंगे, वो समझना है ना। ग्राफ से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन होगा। तो देखो, कुछ मेन पोस्टुलेट्स मैं लिखवा देता हूँ, कुछ मेन पॉइंट, दो ही पॉइंट है, ज्यादा नहीं होंगे। द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। भाई जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, तो जो उनकी स्पीड है चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में जब मैं केटीजी पढ़ा रहा था वहां पे भी बताया था कि गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड लगातार चेंज हो रही है। क्यों? वो या तो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं या फिर वो आपका वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून दीपक, है ना। द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूस चेंज होती रहती है आपका, एज अ रिजल्ट ऑफ अ कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन विद ईच अदर एंड वॉल ऑफ कंटेनर, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ उनका कोलिजन हो रहा है, एंड वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलिजन हो रहा है। ठीक है? उसके बाद देखो, therefore one कैन नॉट स्पीक ऑफ स्पीड ऑफ एन इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल। हम ये नहीं बोल सकते कि स्पीड एक गैस मॉलिक्यूल की, क्योंकि वो लगातार चेंज हो रही है। रादर वन मस्ट कंसिडर द स्टैटिस्टिकली एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ द होल कलेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये कहना ये चाह रहा भाई, हम एक गैस के मॉलिक्यूल का स्पीड नहीं बता सकते हैं, हाँ हम एवरेज गैस मॉलिक्यूल की स्पीड जरूर बता सकते हैं, ये कहना चाह रहा है। तो इस पॉइंट को भी जरूर लिख लीजिए यहाँ पे। ये दो ही पॉइंट है भाई, थ्योरेटिकल बस, ज्यादा नहीं है, दो ही पॉइंट लिखवाऊंगा। उसके बाद सारा डेरिवेशन, फॉर्मूले, ग्राफ ये चलेगा। देयरफॉर वन कैन नॉट स्पीक, या वी कैन नॉट स्पीक, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वन कैन नॉट स्पीक, cannot speak of the speed of an individual gas molecule, speak of the speed
of an speed of an individual gas molecule यहां पे हमें ये बोलना पड़ेगा rather one must consider the statistical average of the speeds of whole the collection of the whole collection of gas molecules, whole collection of gas molecule। ठीक है ना, ये आपका पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे चलते हैं जी, बस 2 ही पॉइंट है, एक सेकंड पॉइंट और। सेकंड पॉइंट से अब हमारी कहानी स्टार्ट हो जाती है भाई, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, जिसके ऊपर फॉर्मूला बनेगा, ग्राफ बनेगा। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर, देखो ये इंपॉर्टेंट है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ molecule having speed between any definite range, definite जो भी बोलना चाहो, definite range must be constant होती है। एंड अगर हम आगे बात करें, even though the speed of individual molecule may changing as a result of the molecular collision। हाँ ये जरूर है, बस एक बार लिख देता हूं इस पॉइंट को, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। even though the speeds of individual molecule may be changing as a result of molecular collision। देखो भाई क्या मीनिंग है इसका। और अब बस ये 2 बातें ही हैं जो मुझे आपको लिखवानी थी। अब मैं सीधा फॉर्मूले पे और ग्राफ पे आने वाला हूं। देखो भाई ये कह रहा है कि जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन एनी डेफिनेट रेंज, वो कांस्टेंट होती है, लेकिन इंडिविजुअल जो गैस के पार्टिकल्स, इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी स्पीड में भी चेंज हो सकती है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला आता है इन पॉइंट से, वो ये लिखते हैं हम यहाँ पे कि जो आपका dn होता है, ठीक है ना, dn इज इक्वल टू 4 पाई n, एंड यहां पे लिखा जाता है आपका m की पावर डिवाइड बाई 2 पाई आर टी की पावर 3/2 इंटू में एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर जाएगा m, एंड यहां पे जाएगा आपका u का स्क्वायर, u क्या यहाँ पे स्पीड अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और ये बन गया जी 2RT, एंड यहां पे हम कर देंगे u स्क्वायर इंटू में du। तो ये जो सेकंड पॉइंट लिखा था ना कि जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीड जो है वो कांस्टेंट होता है, तो उससे हमारे पास ये डेरिवेशन आता है। अब ये कहां से आया वो मैटर नहीं करता, ये याद रखना है आपको। dn 4 पाई n m बाई 2 पाई RT की पावर 3/2 e की पावर m u स्क्वायर बाई में 2RT इंटू में u स्क्वायर, ये सब है। अब यहां पे इनका मीनिंग क्या है, इसी को आप दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हो, देखना। अगर मैं इसको उठा के यहां नीचे ले आऊं तो क्या बनेगा आपका, तो ये बनेगा आपका dn बाई n, क्या बनेगा dn बाई n किसके इक्वल हो जाएगा 4 पाई, यहां पे क्या होगा ऊपर है m एंड 2 पाई RT एंड इसकी पावर आ जाएगा 3/2, e की पावर माइनस यहां पे m ही रहेगा, ये आपका u का स्क्वायर रहेगा, एंड यहां पे आएगा 2RT, एंड यहां पे फिर से आपका u स्क्वायर एंड du।
ये दोनों एक ही बात है, बस मैंने यहां से n को उठा के यहां नीचे कर दिया है और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। अब देखो, अगर मैं आगे बात करूं, यहां पे ये जो टर्म सारी, इनका मीनिंग क्या है जी, है ना, इनका टर्म्स का मीनिंग समझना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पे जो कैपिटल एन है ना, कैपिटल एन, उसका मीनिंग है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। कैपिटल एन का मीनिंग यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एन का मीनिंग यहाँ पे ये है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे कि डी एन का मीनिंग क्या है जी, डी एन का मीनिंग, तो डी एन का मीनिंग है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड बिटवीन, हम एक रेंज मान लेते हैं, एक डेफिनेट रेंज मान लेते हैं, तो डी एन का मीनिंग होता है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड बिटवीन u एंड u प्लस डी यू। एक रेंज हमने मान ली है कि भाई यहां पे u से u प्लस डी यू के बीच का, u से u प्लस डी यू के बीच का, तो वो आपका dn बन गया, ठीक है। उसके बाद ये जो टर्म्स आई है यहाँ पे dn बाई n, इसको क्या बोलेंगे जी, ये जो नेक्स्ट टर्म आई थी आपके पास dn बाई n, इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोला जाता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड बिटवीन u एंड u प्लस डी यू। इसको बोला जाएगा आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, हैविंग स्पीड, हैविंग स्पीड बिटवीन u एंड u प्लस डी यू, इनके बीच की जो स्पीड होती है। m का मीनिंग जो बनेगा यहाँ पे, उसे बोला जाता है आपका मोलार मास, उसे क्या बोलेंगे, मोलार मास ऑफ गैस, मोलार मास ऑफ गैस। T का मीनिंग यहाँ पे जो है वो है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T का मीनिंग जो होता है यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसे बोलते हैं। U का जो मीनिंग यहाँ पे, जो U है उसका मीनिंग यहाँ पे, ये जो U है, इस U को बोला जाता है आपका स्पीड। एंड R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया इस टाइप से, हाँ IIT जैम में पूछा है क्वेश्चन इसके ऊपर, बहुत पुराना, कभी ना कभी दोबारा से रिपीट करेगा, देख लो ये रहा आपके सामने। इन्होंने थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी अलग कर रखी है, मैंने अलग कर रखी है, बस कोई फर्क नहीं, इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। देखो यहाँ पे एफ वी, देखो मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ गैस, ये रहा। तो यहाँ पे वी जो है वो स्पीड है ना, एम मास है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, अरे वही तो है ये, वही है जो मैं आपको बता रहा हूं उसी टाइप का। तो यहाँ पे देखो इसको, इस कहने का मतलब है इस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। 11 में आया था, उसके बाद नहीं आया, आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको, इसलिए मैं पहले ही काफी अच्छे से ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको काफी डिटेल में। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये फॉर्मूला है, dn बाई n का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड, दिस धीरे धीरे समझ में आएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसको भी आप लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, एक्सप्रेशन, according to this expression, the fraction of molecule dn by n having speed between u and u plus du for a gas having molar mass m depends only upon temperature। अगर इसमें मैं देखो यहाँ पे भाई, मैं ये फिक्स कर देता हूं कि स्पीड जो है वो u से u प्लस डी यू है, ठीक है, एंड मैंने मोलार मास को भी फिक्स कर दिया है। तो अब जो ये dn बाई n है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो dn बाई n है ना, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, FOM लिख रहा हूं, इसका मीनिंग यही होता है आपका dn बाई n, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड बिटवीन u टू u प्लस du, हैविंग स्पीड बिटवीन u प्लस, u से लेके u टू u प्लस du, इनके बीच की जो ये स्पीड है, ठीक है, फॉर अ गैस हैविंग मोलार मास m, फॉर अ गैस हैविंग मोलार मास m, किसके ऊपर डिपेंड करेगी फिर वो, मोलार मास m वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, है ना, डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर।
तो वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। डी एन बाई एन जो है ना, अगर आप मास फिक्स कर दोगे और आपने यहाँ पे स्पीड यू से यू प्लस डी यू फिक्स ही कर रखा है, तो यहाँ पे जो आपका डी एन बाई एन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। दस फॉर अ गिवन टेम्परेचर द फ्रैक्शन हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। भाई अगर आपको एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाएगा ना, इसका मीनिंग ये है कि फॉर अ गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पे आपको कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दिस द फ्रैक्शन हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, फ्रैक्शन हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। अब भाई धीरे धीरे आएगा समझ में, सब कुछ समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, देखिएगा। अब नेक्स्ट जो है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स पे आ रहे हैं, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। Direct consequence of the distribution of speed is that average kinetic energy of gas is also constant for given temperature. This is in fact one of the assumptions of KTG. Consequences क्या है इसके, distribution of speed के consequences क्या है? तो एक consequences तो यही है इसका कि आपका अगर वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के consequences ऑफ, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, ये आप लिख सकते हैं इसमें। तो पहला पॉइंट जो इसमें लिखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस में, अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, अ डायरेक्ट consequence of the distribution of speed, of the distribution of speed, डी का मतलब समझ लेना distribution of speed is that the average kinetic energy of gas, average kinetic energy of gas is also constant, is also कांस्टेंट। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया फॉर अ गिवन टेम्परेचर, फॉर अ गिवन टेम्परेचर। और यही एक आपका पोस्टुलेट्स भी था केटीजी का, केटीजी का भी ये एक पोस्टुलेट्स था, यही वाला, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, यहां से इसको हम कैलकुलेट करते हैं और समझते हैं कि क्या यहां पे हम समझना चाह रहे हैं। देखिए, तो अब देखो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, मेनली ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्राफ है ना यही इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसको डायरेक्ट बना के दिखा दिया जाता, लेकिन मैं आपको पूरा समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे डी एन बाई एन किसके इक्वल आ गया था, डी एन बाई एन आ गया था आपका 4 पाई, एंड यहाँ पे आपने लिख दिया था m, एंड यहाँ पे आपने लिखा 2 पाई आर टी, एंड इसकी पावर आपने किया 3/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने किया e की पावर माइनस एम यू स्क्वायर, एंड यहाँ पे आपने कर दिया 2RT ना, 2RT इंटू में यू स्क्वायर, एंड यहाँ पे आपने लिखा du। अब आप क्या करते हैं यहाँ पे कि इस du को यहाँ नीचे लेके आ जाते हैं। तो जब आप लेके आएंगे यहाँ पे तो 1/n मैं बाहर निकाल देता हूं। अब यहाँ पे क्या आ गया, dn/du आ गया, dn/du, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, तो ये आपका 4 पाई। अब ये वाली जो टर्म है ना पूरी, ये तो कांस्टेंट, ये देखो अगर मास तो फिक्स ही होता है किसी भी गैस का, आर की वैल्यू भी फिक्स होती है, टेम्परेचर आपको ऑलरेडी बोल दिया कि फिक्स रखना है। तो यहाँ पे हो गया e की पावर m यू स्क्वायर, एंड यहाँ पे आएगा आपका 2RT, एंड यहाँ पे बचेगा u का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है ना, इस इक्वेशन को देखते हुए, ये जो इक्वेशन आई है इसको देखते हुए आपने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका डेरिवेशन करना है। तो आप यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे किसके बीच बीच में, 1/n dn/du एंड वर्सेस u, इस u के वर्सेस आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, है ना। देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी बोलते हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी बोलेंगे इसको। और यहाँ पे आप यानी कि जो यहाँ पे आप ना ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं किस किस के बीच में, 1/n dn/du, जिसे मैं FOM बोलूंगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एंड वर्सेस u, जिसे मैं स्पीड बोलूंगा। आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड के बीच में एक ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, इसको समझना है। देखिए अगर मैं बात करूं, ये वाली जो टर्म है पूरी, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको लिखूं, इसको मैं y मान लेता हूं, इस टर्म को y, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको k1 मान लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे e की पावर इंटू में e की पावर माइनस, इसको मैं k2 मान लेता हूं,
ठीक है। ये जो ऊपर पूरी टर्म नजर आ रही है इसको हमने K2, एंड यहाँ पे देखो U स्क्वायर तो मानना पड़ेगा ही, m/2RT को K2 माना, यहाँ पे U स्क्वायर, एंड यहाँ पे फिर से आपका U स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अगर आप यहाँ पे मान लो कि पहले आप क्या करते हैं, दो कंडीशन बना सकते हैं भाई। आप यहाँ पे जो u है ना, इसकी वैल्यू को आप 0 पुट करेंगे। अगर आपने u की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y टेंड्स करेगा 0 को, u की वैल्यू जिसे 0 होगी y टेंड्स करेगा 0 के। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो आपका y क्या है यहाँ पे, y ये ग्राफ में ही है, अगर आपने u की वैल्यू को पुट कर दिया इनफाइनाइट तो y फिर से टेंड्स करेगा 0 को। क्यों? अगर अब यहाँ ऊपर से पहले आपने यहां पे जब 0 पुट की तो y 0 हो गया, अब आप ऊपर अगर 0 पुट करोगे, इनफाइनाइट पुट करोगे तो y 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा? कोई बात नहीं, अब डायरेक्ट ये याद रखें, अगर आपको यहां पे ग्राफ बनाना पड़ जाए किस किस के बीच में स्टूडेंट, ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IIT एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आया है। तो ये ग्राफ मैंने बनाया 1/n, यहां पे है आपका dn/du, इसी को मैं क्या भी लिख सकता हूं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एंड यहाँ पे वर्सेस स्पीड का ग्राफ बनाएंगे। तो ये जो ग्राफ देखने को मिलता है ये क्या है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, पहले ये इंक्रीज करेगा, ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, पहले इंक्रीज करेगा और वापिस से जाके वहीं मिल जाएगा। ये ग्राफ आता है इसका, दोबारा से देख लीजिए, ये ओरिजिन से स्टार्ट करेगा एंड ये वापिस से यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा दोबारा से और बनाते हैं इसको, ये ग्राफ ही है भाई जो कुछ भी है ऐसे, यस ये ग्राफ कुछ ठीक है। देखो बात क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, जब आपने इसका मीनिंग ये कि u 0 था और u इनफाइनाइट पे जाओगे तब भी y 0 होगा, यानी कि इनिशियली का मतलब देखो यहाँ पे आपका u 0 है तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी 0 है। अब जब आपने बढ़ाया तो लास्ट में जब आओगे ना, जब आपका इनफाइनाइट हो चुका है, u इनफाइनाइट हो चुका तब भी ये 0 के आसपास होता है। ये ग्राफ बस इतना मैं बताना चाह रहा था। अब स्टूडेंट आपको ये एक क्या नजर आ रहा है, ये टॉप नजर आ रहा है ना, ये जो टॉप नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो है इस स्पीड को ही नाम दिया जाता है आपका, इस स्पीड को ही नाम देते हैं क्या, इस स्पीड को बोला जाता है यूएमपी। यूएमपी का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ना। ये जो है ना यहाँ पे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ना, एक क्या आता है, मैक्सिमम पॉइंट आता है इस ग्राफ में। इसका मीनिंग ये है कि जो है ना, इसका मीनिंग यहाँ, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पे आपने मोलार मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, यहाँ पे आपने मोलार मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो एक स्पीड ऐसी आएगी जहां पे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वो स्पीड रही होगी, उसी को हम एमपी बोलते हैं। एमपी का मीनिंग है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एमपी को क्या बोला जाता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये ग्राफ आपको समझ में आया, ये ग्राफ आपको समझ में आया तो समझ जाना कि जहां पे भी ये टॉप आ रहा हो ना, ग्राफ का टॉप, वहां पे जब नीचे देखोगे तो वहां पे आपका यूएमपीएस होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये समझाना चाह रहा था मैं आपका। अब अगर मैं आगे बात करूं, यहां पे देखिएगा, यहां पे जो पहली चीज आपसे पूछी जा सकती है वो ये है, एरिया है ना ऑक्यूपाइड बाय द कर्व। समझना इसको, एरिया ऑक्यूपाइड बाय कर्व। ये जो कर्व आई है इसने कितने एरिया को ऑक्यूपाई किया होगा, अगर कई बार क्वेश्चन पूछ रहे तो होता क्या है यहाँ पे, तो एरिया अंडर द कर्व देखते हैं, y जो है आपका इनटू में dx x1 की पावर x2, इससे देखा जाता है। अब यहाँ पे y की जगह क्या है, y की जगह आपका 1/n एंड dn की पावर du, एंड यहां फिर से क्या है आपका du है, और इसकी जो पावर वो क्या, 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। जब आप यहां पे पुट करेंगे तो 1/n आ जाएगा कॉमन, इस du से ये du कैंसिल, dn का कुछ वो होता नहीं आपका है ना, यहाँ पे ये इनटू में बचेगा dn और इसकी पावर 0 से इनफाइनाइट। जब यहां से देखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो आपका कांस्टेंट होता है। एरिया ऑक्यूपाइड बाय द कर्व जो है वो कांस्टेंट होता है, वो 1 के इक्वल होता है। ये भी याद रख लेना भाई, ये भी याद रख लेना। अच्छा क्वेश्चन अगर कभी पूछेगा तो वो यही है, अच्छा क्वेश्चन अगर कभी पूछेगा तो यहां से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, मोलार मास एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होता है। मोलार मास एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन पक्का आना चाहिए भाई, ग्राफ से रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो वही है कि अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे भाई, मोलार मास यानी कि कैपिटल M एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस, इसी ग्राफ से रिलेटेड।
टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर, ये रहा, ठीक है ना। ये चलो अब देखो यहाँ पे अगर मैं अब दो ग्राफ बना के देता हूँ तब आपको ये कहानी समझ में आएगी कि क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इस प्रकार से ये रहा, इसमें तो एक ही बना लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे वही है भाई आपका FOM, FOM मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल 1/n dN/du है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब आपका वही स्पीड है, ये स्पीड का ग्राफ है। अब आपको यहाँ पे ना दो इस टाइप की कर्व दे देगा एग्जामिनर बना के, ठीक है। एक ये वाली कर्व दे दी और दूसरी जो कर्व दे देगा वो कुछ ऐसी कर्व दे देगा। ये दो कर्व दे दी। अब आपको बोला इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, तो बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे आपको दो टॉप नजर आ रहे हैं, एक ये वाला टॉप नजर आ रहा है, देखो एक ये वाला टॉप नजर आ रहा है, तो ये बनेगी आपका फर्स्ट UMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फर्स्ट ग्राफ की। और दूसरी जो आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नजर आ रही है यहाँ पे, वो ये मैक्सिमा पे आती है, तो UMPS वो क्या है आपके पास, सेकंड वाली, वो आपके पास सेकंड वाली है। अब यार इस ग्राफ को थोड़ा सा ठीक बनाना पड़ेगा यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। इसको थोड़ा सा ठीक बनाइए क्योंकि ऐसा ग्राफ नहीं होता है ये ठीक है, इसको मैं ठीक बोल सकता हूँ। ऐसे, यस ये ठीक है, ये ठीक है। अब आपका क्या क्या गिवन था, इसका टेम्परेचर T1 था, इसका टेम्परेचर T2 था। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था आपका, ये मैंने लिखा था UMP फर्स्ट वाली, एंड यहाँ पे हमने क्या लिखा था, UMP सेकंड वाली, UMP सेकंड वाली। अब आपसे पूछा दोनों में, देखो अगर मैं यहाँ पे इसको मिला देता हूँ, इससे इसको टॉप से यहाँ पे मिलाऊं, तो ये पता लग रहा है कि पहले वाले के दौरान जो आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वो ज्यादा है, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका कम है, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम है। तो देखा जाए तो हो क्या रहा, मास तो यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर आप टेम्परेचर देख रहे हो तो यहाँ पे मास कांस्टेंट आप लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो देखो जैसे जैसे आपका स्पीड क्या हो रही है ना, तो ऊपर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा थे तो उनकी स्पीड भी ज्यादा थी, उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गए तो स्पीड बढ़ गई, क्या हो गई, स्पीड बढ़ गई। तो यहां से हमें यह पता लगता है, अभी बाकी दोनों जगह देखेंगे, देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका इसका टेम्परेचर ये T2, तो यहां पे ये आता है कि T2 इज ग्रेटर देन T1। जो सेकंड वाला टेम्परेचर होता ना वो ज्यादा होता है, किससे, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। और यहां से हम ये लिखते हैं कि जो स्पीड होती है ना आपकी स्पीड, U स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/m। जो स्पीड होती है वो मास के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो स्पीड है वो ज्यादा है, इसलिए इसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और यहाँ पे स्पीड इसकी स्पीड जो है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट यहाँ से आने पे स्पीड इंक्रीज कर रही है। ये आपको समझ में आया क्या, ये आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट है। देख लो T2 ज्यादा होगा T1 से, T2 ज्यादा होगा T1 से, क्योंकि स्पीड जो होती है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर भाई स्पीड अगर इसकी ज्यादा है सेकंड वाली कर्व की, तो इसका टेम्परेचर भी ज्यादा रहा होगा। सेकंड यही ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, मास का रिलेशन देखते हैं। यहाँ पे हमने टेम्परेचर का रिलेशन देखा है, अब हम देखेंगे मास का। तो यहाँ पे वही लिखा मैंने FOM फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एंड यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब दो कर्व बना के दिए यहाँ पे भी आपको, एक कर्व कुछ ऐसी बना के दे दी यहाँ पे ये वाली, और दूसरी कर्व कुछ ऐसी बना के दे दी ये वाली, देखो यहां से ये। अब आपसे बोला गया कि बताओ इसमें मोलार मास है, अब इसके लिए पहले वाली के लिए बोला M1 और इसके लिए बोला M2, तो बताओ M1 और M2 में क्या रिलेशन होगा। तो बताइए M1 और M2 में क्या रिलेशन होगा। यहां पे हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब देखो यहां पे अगर आप बात करोगे तो पहली क्या नजर आ रही है आपको, ये आएगा आपका UMP फर्स्ट, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फर्स्ट। यहां पे आपको जो नजर आ रही है वो आएगी UMP सेकंड, ठीक है।
अब देखिए, अगर इसकी स्पीड यहां पे ज्यादा है तो इसका मास कैसा रहा होगा, इसकी स्पीड ज्यादा तो इसका मास कम रहा होगा। इसलिए यहां पे हम बोलेंगे m1 इज ग्रेटर देन m2। इसलिए हम क्या बोलेंगे, m1 इज ग्रेटर देन m2, बिकॉज मैंने आपको यह बात पढ़ाई है कि जो स्पीड होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब कहोगे सर कैसे पता लगा आपको, भाई ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए यूएमपीएस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, अभी हालांकि मैं इसी इक्वेशन से ड्राइव करूंगा इसको थोड़ी सी देर में, वो होता है आपका 2RT/m। क्या होता है, 2RT/m होता है। ये मेरा यूएमपीएस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है। अभी मैं इसको ड्राइव भी करके बताऊंगा कि मैंने कहां से ड्राइव किया है। तो अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इन दोनों कर्व से रिलेटेड तो ध्यान से देख लेना। तो ये होता है कि जो स्पीड है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसकी स्पीड ज्यादा थी इसलिए इसका टेम्परेचर भी ज्यादा है। यहां पे इसकी स्पीड ज्यादा जरूर थी लेकिन इसका मास कम होगा क्योंकि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड। हाँ अदिति, बहुत रिप्लाई दो भाई सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये समझ गए तो बात बन जाएगी, देख लेना। और ये टॉपिक ऐसा जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कह रहे हैं ये ग्राफ नहीं समझ में आ रहे सर, ग्राफ नहीं समझ में आ रहे। अब मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखाता हूं कि किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है यहाँ पे। देखिएगा, अब आपको ना ऐसा डाटा दे देगा, चलो वो दिखाऊंगा आपका क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी दिखा देता हूं, बाकी मैं सोल्व तो इसको करवाऊंगा, इसमें थोड़ा सा और चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो सोल्व तो मैं इसको लास्ट में करवाऊंगा। लेकिन अभी देख लो यहाँ इन्होंने बोला ये क्वेश्चन, द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड ऑफ अ गैस एट 300 केल्विन, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, मोलार मास निकालना आपको गैस का अगर आर की वैल्यू ये है। देखो बहुत आसान है अगर कोई समझे तो। यहां पे लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और यहां पे लिखी हुई स्पीड। अब ये जो टॉप नजर आ रहा है ना, ये जो टॉप, ये क्या है, ये कौन सी स्पीड है, अरे ये 500 कौन सी स्पीड है, ये है यूएमपीएस। अब यूएमपीएस किसके इक्वल होता है, यहां से पता लग गया कि वो 500 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। तो यूएमपीएस आ गया, टेम्परेचर आपको दे रखा है, आपको मोलार मास निकालने में प्रॉब्लम होगी क्या। इस ग्राफ से सिर्फ ये पता लगा कि ये जो है ना ये एमपीएस होता है, क्योंकि मैंने बता दिया जहां पे आपका मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आता है उनकी जो स्पीड होती है वो आपका वो आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। कौन सी, अभी जस्ट मैंने एमपीएस का फॉर्मूला क्या लिखवाया, √2RT/m, √2RT/m। इस ग्राफ का कोई लेना देना नहीं है, बस ग्राफ ये बता रहा है कि ये जो स्पीड है ये कौन सी स्पीड है, ये एमपीएस है। इस ग्राफ में जो ये स्पीड होती है एमपीएस होती है, बस इतनी सी बात है। अब आर गिवन है, टी गिवन है, एम निकालना है, ये सब कुछ तो गिवन है, निकाल लेना। अभी मैं समझा भी दूंगा इसको डिटेल में, ठीक है ना। तो आप मेरे कंसेप्ट को पकड़ो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। बेसिक पूछे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो देखना। अब मान लो अब यहाँ पे आपको 3 अलग अलग गैसेस दे रखी हैं, गैस दे रखा है भाई यहाँ पे, उसके बाद उसका टेम्परेचर दे रखा है, उसके बाद उसका टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, 3 गैसेस टेम्परेचर। अब मान लो भाई अगर 3 गैसेस कौन कौन सी, सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमारे पास मीथेन है, मीथेन। उसके बाद बोला कि हमारे पास O2 गैस है, और उसके बाद बोला कि हमारे पास कैसा है आपका SO2 गैस है। उन्होंने बोला कि इस मीथेन गैस का जो टेम्परेचर वो 300 केल्विन है, उसके बाद इन्होंने बोला कि इसका जो टेम्परेचर वो 600 केल्विन है, और इसका जो टेम्परेचर वो 1200 केल्विन है। अब आपको यहाँ पे रिलेशन भाई ग्राफ बना के दिखाना है, यहाँ पे ग्राफ बनाना, आपको किस किस का ग्राफ बनाना, ये कंडीशन दी हुई है आपको। और यहाँ पे आप ग्राफ बताइए इन तीनों के लिए क्या क्या ग्राफ होगा। ये क्वेश्चन जब आएगा ना एग्जाम में बड़ा मजा आएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख देगा, ऑप्शन मैं बना के दिखा देता हूं, लेकिन मैं आपको फाइनल आंसर बताऊंगा। यहाँ पे लिखेगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड यहाँ पे लिखेगा स्पीड। अब वो 3 करो ऐसे ऐसे बना के दे देगा, देखो अलग अलग तरीके से कि ये, उसके बाद एक ये बना के दे देगा, उसके बाद की कहीं ये बोलेगा ये O2 के लिए है, ये मीथेन के लिए है, और ये आपका SO2 के लिए है। ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन डिजाइन करके देगा। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैसे आएगा स्टूडेंट, देखना। अब मैं देखना बताऊं, अब ये देखो यार, यहाँ पे टेम्परेचर भी वेरिएबल है एंड यहाँ पे मास भी वेरिएबल है। मीथेन का मास अलग होता है, टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है और मास भी वेरी कर रहा है। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पे जब हम मास का रिलेशन देख रहे थे तो हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया था,
जब हम टेम्परेचर का रिलेशन देख रहे थे मास को कांस्टेंट कर दिया था, मतलब क्या था, एक कांस्टेंट था दोनों में से। अब यहां पे क्या है, अब यहां पे दोनों वेरिएबल हैं, तब क्या देखोगे, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए टेम्परेचर और मास दोनों हो, तो आपको वहां पे T बाई एम का रेशियो निकाल लेना है। T बाई एम का रेशियो निकाल लेना, और जो T बाई एम का रेशियो जिसका ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। सुनो यहां पे, अब देखो यहां से सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेम्परेचर 300 है, इसको डिवाइड करूंगा 16 से। यहां पे अगर बात करोगे 600 है, इसको डिवाइड करूंगा 32 से। यहां पे 1200 है और इसको डिवाइड करूंगा 64 से। किससे डिवाइड करूंगा, 64। ये तीनों अगर आप बात करोगे ना, ये तीनों का टी एम बाई का एम रेशियो जो है वो सेम है। तीनों का टी बाई एम का जो रेशियो है वो आपका सेम है। इसलिए इन तीनों गैस के लिए मैं दिखा अलग अलग देता हूं, लेकिन इन तीनों गैस के लिए एक ही कर्व आएगी। इन तीनों गैस के लिए आपका ये देखो, मान लो कि मैंने ये दिखा दिया आपका पहले किसके लिए, ये मैंने आपका दिखा दिया पहले आपका मीथेन के लिए। उसके बाद नंबर आएगा O2 का, O2 को मैं दिखा देता हूं ग्रीन से, सेम यही कर्व आएगी, सेम इसी के ऊपर बस ये आ गई जी आपकी। ये किसके लिए आई है, ये O2 के लिए आई है। और उसके बाद मैं ब्लैक से भी दिखा देता हूं, एंड ब्लैक से जो आई है वो किसकी आई है, वो SO2 की। तो इन तीनों की एक ही कर्व आएगी, क्यों, क्योंकि यहां पे तीनों का ही T बाई एम का जो रेशियो वो सेम है। बोलिए, तो यहाँ पे तीनों का जो स्पीड होगी, वो जो तीनों की स्पीड है वो आपका सेम रहेगी। तो ऐसे ग्राफ बड़े यार जबरदस्त पूछे जा सकते हैं, मैं आपको पहला ही बता रहा हूं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि अब यहाँ पे आपको दो गैस दे रखी है और टेम्परेचर दे रखे हैं, तो यहाँ पे ये गैस होगी, ये आपका टेम्परेचर हो गया है ना, ये गैस होगी, ये टेम्परेचर हो गया, एंड यहाँ पे आ गया आपका T बाई एम। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं मीथेन की, एंड दूसरा जो बात कर रहे हैं O2 की। अब यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर गिवन है वो 300 केल्विन गिवन है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर गिवन है वो 900 केल्विन गिवन है ना, एक 300 एक 900। अब आपको बताना कि कौन सी कर्व किस गैस के लिए होगी। तो हमें ये पता है भाई स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, 300 को डिवाइड करेंगे 16 से, एंड 900 को डिवाइड करेंगे 32 से। तो बड़ा कौन है टर्म, ये बड़ी आएगी। तो हमें ये पता है कि जो UMP होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T बाई एम। तो जिसका T बाई एम ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, उसकी स्पीड ज्यादा। अब आपको ये कर्व दिखानी, तो कैसे दिखाएंगे, देखना इसका ग्राफ आप कैसे डिजाइन करेंगे, इसका ग्राफ आप कैसे डिजाइन करेंगे। तो देखो, अरे भाई समझ में आ रहा है क्या आपको, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यहां पे लिखेंगे FOM, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एंड यहां पे हम लिखेंगे आपका स्पीड, एंड जो ग्राफ, दो ग्राफ आएंगे। अब यहां पे आपका पहला ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है ना, ज्यादा ही पीक बना दी, इतनी पीक नहीं आती है ये, हाँ ऐसे दिखा दो, पहला ग्राफ ये आएगा, एंड दूसरा जो ग्राफ आएगा वो आपका कुछ ऐसा आएगा। अब कहोगे जी किसका कौन सा ग्राफ है, किसका कौन सा ग्राफ आएगा। तो ये जो ग्राफ आएगा, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो एमपीएस है वो कम है, यहाँ पे जो एमपीएस वो कम है, एंड यहाँ पे अगर आप एमपीएस देखोगे वो ज्यादा है। इसलिए जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो होगा आपका O2 के लिए, O2 एट 900 केल्विन, एंड नीचे वाला जो ये ग्रीन वाला जो ग्राफ होगा ये होगा मीथेन के लिए, और कितने पे, एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन। तो ये था जी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। यहाँ पे मैंने आपको देखो ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पे M1 M2 का रिलेशन है ना, यहाँ पे T1 T2 का रिलेशन क्या होगा, ये ग्राफ बना कैसे, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द कर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो स्पीड होती है ना, इस ग्राफ में जो ये स्पीड होती है, ये जो मैक्सिमा पॉइंट होता है ना, मैक्सिमा, उसके ऊपर क्या होती है, जो स्पीड होती है उसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला जाता है। अब यहाँ पे भाई हम इससे क्या क्या, हमें कंक्लूजन क्या निकाला है हमने, मेनली तो वही है ना, आपसे कंक्लूजन आपने फाइनली क्या निकाला है, तो उसी की बात यहां पे करते हैं एक बार फटाफट से, और लिखते हैं इसको, वर्डिंग में लिखते हैं, क्योंकि एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, यहां से एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन बनेगा कभी ना कभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखो यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये रहा। तो यहां से जो फाइनली कंक्लूजन है, कुछ पॉइंट्स जो आपको लिखने वो लिख लीजिए एक एक करके। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड कीपिंग मास कांस्टेंट, जब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, कब, मास को कांस्टेंट रखते हुए, तो क्या क्या चीजें आएंगी, मास को
कांस्टेंट अगर रख रहे हैं तो क्या क्या वेरिएशन आएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपको ये ध्यान रखना है, जब आप टेम्परेचर एवरेज मोलिकुलर स्पीड ऑफ इंक्रीजेस, तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगी, एवरेज मोलिकुलर स्पीड जो होंगी आपका, एवरेज मोलिकुलर स्पीड जो होंगी आपका, वो आपका क्या करेंगी, वो भी इंक्रीज करेंगे, वो भी क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगे। सेकंड जो पॉइंट है, टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड u mp वो डिक्रीज करेंगे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड mp मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो क्या करते हैं, वो डिक्रीज करते हैं। क्यों क्यों करेंगे, अगर स्पीड बढ़ेगी, देख लो यहां पे, लो ये देख लो यहां पे कि यहां पे आपकी स्पीड ज्यादा थी तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा थे। अब अगर आपका स्पीड कम हो गई, एक मिनट हाँ, अगर आपका यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो गई बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गई, तो टेम्परेचर की बात देखोगे ना यहाँ पे, वही तो देखो ना, इसकी यहाँ पे T2 टेम्परेचर अगर बढ़ा है ना तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी तो कम हो गए। तो वही मैं आपको यहाँ पे ये कंक्लूजन भी लिखना आपको कि अगर आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड mp वो डिक्रीज करेंगे अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि कर्व बिकम मोर वाइडर। तो ये कर्व है ना आपका, कर्व बिकम मोर वाइडर, भाई जो कर्व है ना वो आपका, देखो इसमें देखो आप, अगर यहाँ पे आपका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर अगर T2 ज्यादा है, यहां से हमें पता लगा, तो कर्व देखो आप यहाँ पे, तो ये ज्यादा वाइडर नहीं होगी, ये कर्व ज्यादा वाइडर नहीं होगी, यस यहाँ पे जो ये कर्व है ये आपका ज्यादा वाइडर हो जाएगी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आप लिख सकते हैं, एरिया ऑक्यूपाइड बोथ द कर्व विल बी सेम, एरिया जो दोनों के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है वो सेम होगा। क्यों, वो कांस्टेंट होता है, मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑक्यूपाइड है ना, एरिया ऑक्यूपाइड बाय बोथ कर्व विल बी सेम, वो आपका सेम होता है, वो आपका चेंज नहीं होता है, वो आपका चेंज नहीं होता है। तो ये था जी अपना डिस्ट्रीब्यूशन के जो डेरिवेशन, कहां से, दोबारा से आ जाओ एक बार, पूरा एक बार रिवाइज करवा देता हूं, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले तो हमने भाई यही कुछ पोस्टुलेट्स देखे, ठीक है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, यहां से हमारी धीरे धीरे कहानी स्टार्ट हुई, ठीक है, यहां से हमने कुछ पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट किया। अब मेन पॉइंट आ गया जी यहाँ पे, इसको हमने माना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये हमारी स्पीड, इसके बीच में ग्राफ बनाया, ये टर्म कांस्टेंट थी, ये एक्सपोनेंशियल टर्म थी। जब हमने u की वैल्यू को 0 पुट किया तब भी y 0 आ रहा था, इनफाइनाइट पुट किया तब भी y 0 आ रहा था। इसका मीनिंग ये है कि इनिशियली वो इंक्रीज करेगा एक मैक्सिमम पॉइंट तक, उसके बाद वो डिक्रीज करेगा और वो फिर से 0 होगा, ठीक है, ये ग्राफ यहां से पता लगा। और जो मैक्सिमम जहां पे आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जहां पे मैक्सिमा पे आते हैं, है ना, वहां जो स्पीड होती है उसे हम UMPS बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। उसके बाद मैंने एरिया ऑक्यूपाइड का कर्व बताया कि वो 1 होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो फिक्स होता है। उसके बाद मैंने बताया अगर मोलार मास फिक्स कर दें, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड के बीच का ग्राफ हो, तो टेम्परेचर का रिलेशन कैसे देखते हैं। उसके बाद मास का रिलेशन कैसे देखते हैं, अगर आपका टेम्परेचर एंड मास दोनों वेरिएबल हो तो कैसे देखते हैं, है ना, इस तरीके से। उसके बाद जो मेन पोस्टुलेट्स लिखे वो ये टेम्परेचर बढ़ाने पे ये चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अब ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा और यहां से भी क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम्स में। तो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, ये इजी है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। अब भाई अलग अलग टाइप की मॉलिक्यूलर स्पीड होती है, उनकी टाइप्स, जैसे एमपीएस, जैसे आरएमएस, जैसे एवरेज, उन सभी का फॉर्मूला, उन सभी का रेशियो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो करवाया ना मैंने आपको, ये पहले वाली कहानी, ये तो जब बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, जो मीडियम क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, वो यहां से। तो सबसे पहले हम वही बात करेंगे आपका, कौन सी, एमपीएस की, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसे हम एमपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे,
UMPS या फिर UMP भी लिख सकते हो। तो ये क्या होती है भाई, इसकी डेफिनेशन क्या है, नाम से ही पता लग रहा है ज्यादातर जो मॉलिक्यूल स्पीड को रखते हैं वही द स्पीड पोज्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेम्परेचर, द स्पीड possessed by maximum number of gas molecule at a given temperature, ठीक है। तो अगर बात करें भाई, अगर आपको कहीं पे भी मैक्सिमा चाहिए हो किसी भी ग्राफ में, तो वहां पे आप उसका डेरिवेटिव करके जीरो के इक्वल पुट कर दीजिएगा। अब मैं ये डेरिवेशन पढ़ा रहा हूं, डेरिवेशन थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो आप, अच्छा क्वेश्चन आएगा तभी। अगर आपको मैथमेटिक्स में कहीं पे भी मैक्सिमा चाहिए होता तो हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो सिंपली जो इक्वेशन हमने वहां पे स्टार्टिंग में ली थी उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पे लिख सकते हो फॉर मैक्सिमा हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स कर देते हैं और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, यानी कि डेरिवेटिव करके जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो करो यहां से ताकि हम सोल्व कर पाए। तो हम करेंगे डी बाई डी यू के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना हमें। तो यहां पे सबसे पहले हम लेंगे 1 बाई एन डी एन बाई डी यू, ठीक है, डी एन बाई डी यू। उसके बाद इसी का डी बाई डी यू डेरिवेशन करना है। जो पूरी टर्म आई थी वो क्या थी, 4 पाई यहाँ पे m 2 पाई आर टी की पावर 3/2। उसके बाद अगर बात करोगे u का स्क्वायर एंड e की पावर माइनस m u स्क्वायर एंड आर टी। अब यहां से देखिए जब आप सोल्व करोगे ना डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन जो सोल्व करने के बाद आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ये पूरी टर्म कांस्टेंट, ये इतनी टर्म कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेगी, ये बनेगा आपका x और ये बनेगा y। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट मेथड पढ़ाया जाता है आपको कि पहले इसका डिफरेंशिएशन इसको कांस्टेंट रखेंगे, है ना, प्लस में फिर इसका डिफरेंशिएशन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही। तो उसको पुट करके आपने जीरो के इक्वल पुट कर देना। तो मैं बता देता हूं, जैसे 4 पाई हमने ऐसा कैसा कॉमन निकाल लिया, m 2 पाई आर टी की पावर 3/2 एंड यहां से देखो पहले मैं क्या कर देता हूं, u का जो है वो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो u का कितना आएगा, 2u आ जाएगा, या देखो एक मिनट यहां पे ऐसे निकाल लो, चाहे du बाई डी यू स्क्वायर इंटू में e की पावर माइनस एम यू स्क्वायर एंड आर टी। अब ये पूरी जो टर्म है ये किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल, ये तो कांस्टेंट जीरो हो जाएगी। उसके बाद इस टर्म का, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो u स्क्वायर का du हो जाएगा, इनटू में ये टर्म सेम रखेंगे, इनटू में e की पावर m u स्क्वायर एंड आर टी। उसके बाद माइनस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, पूछा नहीं गया है, फॉर्मूला जरूर याद रखना है। उसके बाद u स्क्वायर को सेम रखेंगे, ये e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो m u स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा आर टी। उसके बाद इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा m u स्क्वायर का, तो यह आएगा आपका 2 mu आर टी। इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के इक्वल। और जब आप फाइनली इसको सोल्व करोगे, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको कर लेना, बिल्कुल आराम से सोल्व हो जाएगा, ये टर्म भी पूरी जीरो बन जाएगी। एंड जब आप फाइनली इसको सोल्व करोगे तो यहां से जो हमारे पास UMP आएगी मोस्ट प्रोबेबल, वो इक्वल होगी जो फार्मूला मैंने आपको निकलवाया था, क्या, 2RT/m, किसके इक्वल हो जाएगी, 2RT/m के इक्वल होगी। तो दिस इज योर गोल्डन फार्मूला जो आपको याद रखना है कि जो स्पीड है ना, वैसे तो मैं सीधा भी बता सकता था कि ये होती, थोड़ा सा मैंने आपको डेरिवेशन का आइडिया भी दे दिया है, थोड़ा सा ड्राइव कैसे की गई है ये, तो वो भी मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो √2RT/m, √2RT/m हो जाएगा। तो ये आपकी पहली स्पीड है जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सेकंड जो स्पीड होती है उसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, उसे क्या बोला जाता है, आपका एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये बनेगी आपका U एवरेज, ये क्या बनेगी आपका U एवरेज बनेगी। तो देखना यहाँ पे क्या मीनिंग बनेगा, एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज एन अर्थमेटिक मीन ऑफ डिफरेंट स्पीड्स पोजेस्ड बाय गैस मॉलिक्यूल, है ना, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर it is the arithmetic, it is the arithmetic mean
ऑफ डिफरेंट स्पीड्स ऑफ different speeds possessed by gas molecule possessed by gas molecule। अब ये किस किस के इक्वल आएगी यार, अर्थमेटिक मीन है, सीधी सी बात ये है। तो जो यू एवरेज होती है ना, वो जो बहुत सारी जो स्पीड्स होती है उनका अर्थमेटिक मीन। मान लो यहाँ पे n1 और उसकी स्पीड u1, n2 उसकी स्पीड u2, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे nn एंड उसकी स्पीड लिखेंगे n की, और डिवाइड कर देते हैं n1 प्लस n2 प्लस nn, n1 प्लस n2 से लेके कहाँ तक, प्लस में nn तक, ठीक है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं समीशन ni ui, ni ui, और इसका नीचे समीशन यहाँ पे आएगा ni, यहाँ पे जो होता i वो 1 से n की तरफ होता है, एंड यहाँ से भी i 1 से n की तरफ होता है। इसका भी डेरिवेशन सोल्व करना पड़ेगा भाई आपको, मतलब वही है। मैं फाइनल फॉर्मूला दिख देता हूँ, थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे भाई 1/n है, उसको कॉमन निकाल लेंगे, एंड यहाँ पे 0 से u एंड u इंटू dn करना पड़ेगा, इसको इसकी जगह पुट करना पड़ेगा वो पूरी टर्म, ठीक है। उसके बाद जब आप सोल्व करोगे तो हमारा जो फार्मूला आएगा वो मैं फाइनली लिख देता हूं, क्योंकि फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन। तो वो आएगा u एवरेज जो होगा आपका, u एवरेज जो होगा वो इक्वल होगा आपका √8RT बाई m। तो वहां पे 2RT/m था, यहां पे 8RT डिवाइड बाई पाई m होता है। ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अब चलते हैं जी तीसरी स्पीड जो आपसे पूछी जा सकती है, वो भी देखिएगा। एंड ये आए हैं भाई बहुत सारे एंट्रेंस में, तो इनका रेशो, कौन सी स्पीड ज्यादा है, ग्राफ में कौन सी स्पीड कहां पे आएगी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ स्पीड इज योर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है तीसरे टाइप की, जिसे हम क्या लिखते हैं, URMS लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये क्या होगा भाई, मान लो आपके पास n1 है, u1 है, n2 है, u2 है, इस तरीके से। तो URMS नाम से पता लग रहा है कि अंडर रूट लेना पड़ेगा और फिर मीन लेके उसका स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट। तो n1 इंटू में u1 का स्क्वायर प्लस में n2 इंटू में u2 का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस में n3 एंड u3 का स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देंगे कहां पे, n1 प्लस n2 एंड प्लस n3 से, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये हो गया जी आपका अंडर रूट समीशन, ठीक है। यहां पे आएगा आपका ni एंड ui का स्क्वायर, एंड ये बेसिकली बनेगा जी आपका i इज इक्वल टू 1, एंड यहां से n तक जाएगा। इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको भी कुछ वैसे ही सोल्व करेंगे भाई। यहां पे आएगा ये ni एंड i इज इक्वल टू 1 से n, ठीक है। तो यहां पे जो बनेगा इसका स्क्वायर, देखो इसको इस साइड लेके आओगे तो ये बनेगा आपका u, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे 1/n, क्योंकि इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा वहां पे भी। तो u का स्क्वायर इंटू में dn, एंड u की जगह हम वो dn की जगह वो पूरी टर्म पुट करेंगे। देखो यहाँ पे जो dn था ना, dn का मैंने निकलवाया हुआ पहली इक्वेशन, सबसे पहला जो लिखा था वही, वो पुट करोगे, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन सोल्व करोगे, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, इसका जो गोल्डन फॉर्मूला आ जाएगा वो ये आएगा आपका, कि इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में ना, इनको याद रखने के लिए। तो जो RMS होता है ना, वो आपका आ जाएगा क्या, RT बाई में 3RT बाई में m। देखो ट्रिक ये है, ट्रिक ये है, देखो ट्रिक बताता हूं पहले आपको याद रखने के लिए। UMP आया ना, MP, ठीक है, U एवरेज आया है, एवरेज, एंड U क्या आया है, RMS, RMS। अब कहोगे सर MPS भी लिख सकते हैं हम ऐसे तो, लेकिन RMS रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर लिखा जाता है। देखो अगर यहाँ पे MP है ना 2, तो फॉर्मूला बना दो अंडर रूट 2RT/m। देखो अगर 2 है ना, MP 2 वर्ड है तो 2, एवरेज आ जाए, एवरेज तो मतलब ज्यादा ही लग रहा है यार, है ना, एवरेज मतलब RT पाई में पाई m कर दो ना। RMS जो होती 3 आ रहे ना, 3 लेटर, इसलिए क्या बना दो 3RT/m, इसलिए क्या बना दो
3RT/m, 3RT/m। समझ में आई बात? ये है, याद रखने का तरीका मैंने बता दिया। एमपी मतलब 2 लेटर आ रहे हैं, एमपी मतलब 2 लेटर इसलिए 2। यहां पे एवरेज मतलब थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है 8/पाई एंड आरएमएस में 3। या एमपी और आरएमएस का याद रहेगा ना, एवरेज तो आप वैसे ही याद वैसे ही निकाल लोगे। अब बात यह आती है, इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले इनका रेशो क्या होता है और सबसे ज्यादा कौन सी होती है इनमें, इनमें जो सबसे ज्यादा वो कौन सी होती है, सबसे कम कौन सी होती है, इनका रेशो क्या होता है। देखिए तो यहां पे लिखा जाता आर एम एस। सबसे पहले यहां पे आर एम एस रेशो लेंगे किसके साथ, यू एवरेज के साथ, एवरेज, एंड रेशो लेंगे किसके साथ, यूएमपी के साथ। रेशो लेंगे किसके साथ, यूएमपी के साथ। अब आर एम एस मैंने आपको बताया कितनी होती है, √3RT/m अंडर √3R। ये इसका जो लोगे वो कितना आ जाएगा 8RT/m, एंड इसका जो रेशो लोगे वो क्या लोगे आप 2RT/m। तो इनमें जो सबसे जो है, एक तो ये लिख सकते हो इनका जो रेशो √3√8/पाई है ना, एंड √2। एक तो ये लिख सकते हो। अगर इसको कई बार क्या करता है ना एग्जामिनर, इसमें नहीं लिखता और भी छोटा बना के लिख देता है, तो होता है आपका 1.22 रेशो 1.13 रेशो 1। ये आपका यहाँ पे इनका एग्जैक्ट रेशो आता है। इनमें जो सबसे ज्यादा जो होती है सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो आरएमएस की होती है, उसके बाद एवरेज की होती है, और उसके बाद एमपी की होती है, उसके बाद एमपी की होती है। ये याद रख लोगे क्या भाई, जल्दी से बताइए। ये याद हो जाएगी। इनसे रिलेटेड एक ग्राफ और बाकी इनके और भी फॉर्मूले हैं, इनके और भी फॉर्मूले हैं, वो सब डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी जो होगी थोड़ी सी देर में वही। उसके बाद तो यहाँ पे देखो ग्राफ में अगर आप दिखाना चाहो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस यहाँ पे स्पीड का जो ग्राफ हम बनाते हैं। अगर कई बार आपको ग्राफ बना के दे दिया जाए और आपसे पूछे यहाँ पे है ना, अगर आपसे पूछे अब ये ग्राफ मान लो आपको बना के दे दिया है, और अब आपसे यहाँ पे बना बोल दे, यहाँ पे आपसे बोल देता है ये वाली जो स्पीड है ये तो हमें पता होती है भाई ये कौन सी है। उसके बाद यहाँ पे ये लिख दे ये, और उसके बाद आपका ये लिख दे, और बोले भाई बताओ ये अगर आपका U1 है, ये U2 है, ये U3 है, तो बताओ U1 U2 क्या होगी। तो देखो यार सबसे मैंने ज्यादा बताया कौन सी होती है, सबसे ज्यादा RMS होती है। तो ये तो सभी को पता कि ये होती है UMP, ये वाली जो हो जाएगी ये बनेगी U एवरेज, एंड ये बनेगी URMS, क्योंकि ये सबसे ज्यादा होती है। ये RMS ये सबसे ज्यादा होती है, और यहाँ पे आने का मतलब ये है कि ये ज्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ पे मास एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, मास एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। तो स्टूडेंट क्या आपको ये ग्राफ समझ में आ गया, ये ग्राफ बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए भाई। और अभी ये जो फॉर्मूले मैंने 3 पढ़ाए आपको, इनको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे है ना, इनको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे आइडियल गैस टाइप में। और इनके क्वेश्चन जैसे भाई जैम 2021 की बात मैं करूं तो यही क्वेश्चन आया था, देखो इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इतना है, आपको बताना कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर क्या होगा, है ना। तो इतने इजी से क्वेश्चन आते हैं। यह क्वेश्चन प्योरली एमपीएस के ऊपर था। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन 300 केल्विन पे। अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। आइडियल गैस, ये बड़े इजी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहां पे देख लो ये पूछा हुआ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, रेशियो ऑफ एमपीएस एंड आरएमएस क्या होता है, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया मैंने आपको। उसके बाद मोनोटोमिक गैस, for ideal monatomic gas speed found this, the speed of sound of the organ is this, root mean square velocity बताओ कितनी होगी। तो भाई स्पीड से रिलेटेड भर के क्वेश्चन आए हैं, स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल है ना, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड्स ये है, ये कहां से आई है, ये जो ग्राफ है ना भाई, ये यहां से क्वेश्चन तब आएगा जब उसको एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछना होगा, उसको बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो ये टॉपिक्स हैं, बाकी के जो ये एमसीक्यूज हैं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक को फाइनली हम कंप्लीट करेंगे फिर, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद, जब तक आप इसकी रिवीजन कर लीजिए, कोई डाउट